प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर कीजिए। एक वक्त पूरी दुनिया में चीन में बने स्मार्टफोन चलाती थी। खुद भारत में भी मेड इन चाइना आईफोन की बिक्री होती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब दुनिया मेड इन चाइना नहीं बल्कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चला रही है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक टेक कंपनी ने पिछले साल अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत में पूरी दुनिया में $2.5 बिलियन करीब 20,000 करोड़ रुपए के आईफोन का शिपमेंट किया गया है, जो कि इस दौरान पिछले साल 2021 के मुकाबले दुगना है। भारत में आईफोन का निर्माण मुख्य तौर पर तीन कंपनियां फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन करती है। इसमें फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन का शिपमेंट करीब $1 बिलियन से ज़्यादा रहा है। वहीं इसी दौरान पेगाट्रॉन की तरफ से $500 मिलियन की कीमत के स्मार्टफोन को भारत से बाहर भेजा गया है। चीन को छोड़ एप्पल ने थामा भारत का हाथ। एप्पल कंपनी का चीन से मोहभंग हो चुका है। कंपनी भारत की तरफ रुख कर रही है। कोविड-19 के बाद से एप्पल ने चीन से भारत की तरफ तेज़ी से कारोबार शिफ्ट किया है। एप्पल ने अपने स्मार्टफोन प्रोडक्शन लाइनअप को जियोग्राफिकल टेंशन को देखते हुए भारत में स्थापित कर दिया है। ऐसे में एप्पल ने भारत को एक मुफीद मुल्क के तौर पर चुना है। बता दें कि एप्पल दुनिया का सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है, जो पिछले कुछ साल से आईफोन की लेटेस्ट लॉन्चिंग हो रही है। पीएम मोदी की कोशिश भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की है। इसके पीएम मोदी भारत को चीन के ऑप्शन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं। एक महत्वपूर्ण कदम में सऊदी अरब ने वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए हज कोटा बढ़ा दिया है, जहां कुल 1,75,025 भारतीय हज तीर्थयात्री हज करने में सक्षम होंगे, जो कथित तौर पर इतिहास में सबसे अधिक है। यह घोषणा सोमवार को जिद्दा में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौते के हिस्से के रूप में हुई है। सऊदी अरब के हज और उमरा के उप मंत्री डॉक्टर एब्देल्फताह बिन सुलेमान मैश और भारतीय महावाणिज्य दूत मोहम्मद शाहिद आलम ने जिद्दा में पूर्व के कार्यालय में समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के लिए उच्चतम कोटा 2019 में था, जब 1.4 लाख तीर्थयात्रियों ने पवित्र तीर्थ यात्रा की थी। अगले वर्ष संख्या को घटाकर 1.25 लाख कर दिया गया था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण उस वर्ष हज रद्द कर दिया गया था। 2022 में सऊदी अरब ने हज के लिए 79,237 भारतीय तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। आइए आज हम इस्लाम धर्म की हज यात्रा के बारे में कुछ जानें। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए हज यात्रा बेहद जरूरी मानी जाती है। ये इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि अल्लाह की मेहर पाने के लिए जीवन में एक बार हज यात्रा पर जाना बेहद ज़रूरी है। जिस प्रकार मुसलमान नमाज और रोजे अदा करके अल्लाह की मेहर प्राप्त करते हैं, ठीक इसी प्रकार वो हज यात्रा को भी अहमियत देते हैं। हज यात्रा को पूरा करके वो मुसलमान होने का फ़र्ज अदा करते हैं और अपने जन्म को सफल मानते हैं। हज यात्रा के प्रति प्रत्येक इस्लामिक अनुयायी की गहरी धार्मिक भावना जुड़ी होती है। पूरे दुनिया से हज अदा करने के लिए मुसलमान सऊदी अरब के मक्का शहर में एकत्र होते हैं। वहाँ हज यात्री कई दिन तक रहते हैं और अलग अलग धार्मिक परंपराओं को निभाते हैं। हज यात्रा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम में 5 स्तंभ हैं: कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज पर जाना। हज में पुरुष सफ़ेद रंग का लिबास और महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनमें उनके मुंह को छोड़कर पूरा शरीर ढका रहता है। इसके अलावा यात्रियों को परफ्यूम लगाने, नाखून काटने या बाल और दाढ़ी काटने की भी मनाही होती है। साथ ही हज यात्रा के दौरान यात्रियों को झगड़ने या बहस करने की भी इजाज़त नहीं होती है। हज करने वाले लोगों को सबसे पहले काबा शरीफ के चारों ओर 7 बार घूमना होता है। काबा वो इमारत है जिसकी ओर मुँह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। काबा को अल्लाह का घर भी कहा जाता है। हज यात्रा के दौरान किए जाने वाले रस्मों में से एक है शैतान को पत्थर मारना। मुस्लिमों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल सऊदी अरब के पास मक्का के करीब स्थित रमीज मारात में शैतान को पत्थर मारने की रस्म आज भी चली आ रही है। मान्यता के अनुसार जब खुदा का हुक्म मानते हुए हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था, तो शैतान ने उन्हें बरगलाने की कोशिश की थी ताकि वो खुदा का हुक्म न मान सके। इसलिए आज भी हज के मौके पर शैतान को पत्थर मारने की परंपरा है। शैतान को पहला पत्थर मारने के बाद बकरीद पर जानवर की कुर्बानी दी जाती है। इसके बाद हज पूरा हो जाता है। फिर पुरुष यात्री अपने बाल दाढ़ी बनवाते हैं, जबकि महिलाएं नाखून कटवाती हैं और बाल छोटे करवाती हैं। विश्व की सभी शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और चीन में कमजोर वृद्धि के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था इस वर्ष मंदी के खतरनाक रूप से करीब आ जाएगी, विश्व बैंक ने मंगलवार को चेतावनी दी है। एक वार्षिक रिपोर्ट में विश्व बैंक, जो विकास परियोजनाओं के लिए गरीब देशों को पैसा उधार देता है, ने कहा कि उसने इस वर्ष वैश्विक विकास के अपने पूर्वानुमान को लगभग आधा घटाकर केवल 1.7% कर दिया है, जो कि इसके पिछले 3% के अनुमान से था। यदि वह पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ तो यह 30 वर्षों में तीसरा सबसे कमजोर वार्षिक विस्तार होगा, केवल 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट और 2020 में कोरोना वायरस महामारी के परिणामस्वरूप हुई गहरी मंदी के पीछे है। यदि कोविड-19 बढ़ता रहा या यूक्रेन में रूस का युद्ध बिगड़ता है तो अमेरिका आगे आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बना रहेगा और यूरोप, जो लंबे समय से चीन का एक प्रमुख निर्यातक रहा है, संभवतः कमजोर चीनी अर्थव्यवस्था से पीड़ित होगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती ब्याज दरें गरीब देशों से निवेश पूंजी को आकर्षित करेगी, जिससे वे महत्वपूर्ण घरेलू निवेश से वंचित हो जाएंगे। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि उन उच्च ब्याज दरों से विकसित देशों में विकास धीमा हो जाएगा। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया कि 2022 में 3.3% का विस्तार करने के बाद यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था अगले साल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। इसने चीन को 4.3% बढ़ने का अनुमान लगाया था, जो पहले के पूर्वानुमानों की तुलना में लगभग 1% कम था और बीजिंग द्वारा पोस्ट की गई गति से लगभग आधी थी। 2021 में बैंक ने विकासशील देशों से बेहतर प्रदर्शन करने की अपेक्षा की। इस वर्ष 3.4% की वृद्धि हुई, जो कि 2022 के समान थी। हालांकि अभी भी 2021 की लगभग आधी गति है। यह 2023 में ब्राज़ील के विकास दर को 0.8% तक धीमा करने का अनुमान लगाता है, जो पिछले वर्ष 3% से कम था। पाकिस्तान में इस साल अर्थव्यवस्था में केवल 2% का विस्तार होने की उम्मीद है, जो पिछले साल की गति का 1/3 है। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने मंगलवार को आराम से अपने 7 दलों के गठबंधन और विपक्ष दोनों से लगभग एकमत समर्थन के साथ प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल किया। प्रचंड को संसद में उपस्थित 270 सांसदों में से 268 का समर्थन प्राप्त हुआ। संसद में विश्वास मत में किसी प्रधानमंत्री को मिले अब तक का सबसे अधिक वोट है। उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखने के लिए 275 सदस्यीय संसद में केवल 138 मतों की आवश्यकता थी। सत्र की अध्यक्षता करने वाले सदन के वरिष्ठतम सदस्य पशुपति शमशेर जेबी राणा ने कहा कि प्रतिनिधि सभा ने प्रचंड द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया है। बैठक की अध्यक्षता करने वाले राणा ने मतदान नहीं किया, जबकि 4 अन्य विधायक अनुपस्थित रहे। प्रचंड के खिलाफ 2 सांसदों ने मतदान किया। पीपुल्स फ्रंट नेपाल और नेपाल वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचंड के समर्थन में मतदान किया। सीपीएन माओवादी केंद्र के 68 वर्षीय नेता ने पिछले साल 26 दिसंबर को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दी थी, जब उन्होंने नाटकीय ढंग से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले चुनाव पूर्व गठबंधन से अलग होकर विपक्ष के नेता केपी ओली के साथ हाथ मिला लिया था। इससे पहले निचले सदन में अपने भाषण में प्रचंड ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री के रूप में नकार, अनादर और प्रतिशोध की राजनीति के बजाय सर्वसम्मति, सहयोग और आपसी विश्वास की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रमुख रूप में वो दुनिया को नेपाल में राष्ट्रीय एकता का संदेश देना चाहते हैं, अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहने और लोगों को कुछ नया देने का संकल्प लिया है। विश्व बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2022-23 में 4% रहने की उम्मीद है, जो 2020-21 में 5.7% से धीमी है, क्योंकि विदेशी मांग में काफ़ी कमी आई है और बाहरी और वित्तीय असंतुलन को रोकने के लिए नीति समर्थन वापस ले लिया गया है। विश्व बैंक ने मंगलवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में कहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र की कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने आर्थिक विकास को मजबूत करने के लिए संरचनात्मक सुधारों को प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान में सरकार ने कार्यात्मक और मजबूत करके अपनी मौद्रिक नीति के ढांचे को बढ़ाया है। स्टेट बैंक की प्रशासनिक स्वायत्तता, सरकार से उधार लेने पर रोक और मौद्रिक नीति के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में मूल्य स्थिरता को मजबूत करना है। साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अब जो है सऊदी अरब ने कहा है कि वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अपने निवेश को बढ़ाकर $10 अरब कर सकता है। सऊदी अरब राज्य समाचार एजेंसी ने मंगलवार को बताया है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जमा की सीमा को $2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब कर रहा है। समाचार एजेंसी ने क्राउन प्रिंस के बयान का हवाला देते हुए बताया है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अगस्त में घोषित पिछले $1 बिलियन से सऊदी अरब के निवेश को $10 बिलियन तक बढ़ाने के लिए एक अध्ययन का निर्देश दिया है। आइए हम गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के बारे में भी कुछ जान ले। बेस्ट पिक्चर ड्रामा के लिए जो मिला है वो मिला है द फेबलमैन्स को। बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ ड्रामा के लिए मिला है हाउस ऑफ द ड्रैगन।
बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ म्यूजिकल और कॉमेडी के लिए एबर्ट एलिमेंट्री को, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन ए टेलीविज़न सीरीज़ ड्रामा के लिए केविन कॉस्टनर को, बेस्ट लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी सीरीज और मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन द वाइट लोटस, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी सीरीज और मोशन पिक्चर मेड बाय टेलीविजन इवान पीटर्स को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी सीरीज और मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन अमांडा सेफील्ड को, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी सीरीज और मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन जेनिफर कुलीज को, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन सपोर्टिंग रोल लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी सीरीज और मोशन पिक्चर मेड फॉर टेलीविजन पॉल वॉल्टर हॉसर को, ब्लैकबर्ड के लिए बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर्स के लिए स्टीवन स्पिलबर्ग द फेबलमैन्स को, द बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर द बेंसीज ऑफ इनसिरिन मार्टिन मैकडॉन को, बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज अर्जेंटीना 1985 अर्जेंटीना को, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा केट ब्लैंकेट टार के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस टेलीविजन के लिए जूलिया गार्नर उजाक के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज ड्रामा जेंडादिया यूफोरिया के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा ऑस्टिन बटलर एल्विस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन अ मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी माइकल यो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन अ मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी कोलिन फेरल के लिए, द बेंसीज ऑफ आइजनर, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ टीवी सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी क्विंटा ब्रूनसन एबर्ट एलिमेंट्री के लिए, बेस्ट एक्टर इन अ टीवी सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी जेरमी एलन वाइट द बेयर के लिए, द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर मोशन पिक्चर बेबीलोन जस्टिन हुरविज, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर नाटू नाटू फ्रॉम RRR काला भैरव MM कीरवानी राहुल सिप्लिंगुंज, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर टेलीविजन टाइलर जेम्स विलियम्स एबर्ट एलिमेंट्री, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मोशन पिक्चर एंजेला बेसेट ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मोशन पिक्चर की हु क्वान एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड गुलिमोरो डेल टोरसोस पिनोशियो को मिला है। आज का गोल्ड रेट इस प्रकार से है, 22 कैरेट गोल्ड जो है 10 ग्राम का 51,300 का है और 24 कैरेट गोल्ड जो है 10 ग्राम का 55,960 रुपये का है।